नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, एकदम आवाज़ें लगाई जा रही हैं 400 पार की। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो अनुमान ही घटाते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं 150 भी मान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और चुनाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सीन भी बदल रहा है, हम अपने आसपास सेंस कर रहे हैं। तो जैसे मेरा अनुमान कुछ और हो सकता है, आपका अनुमान कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने आसपास अपने जैसे ही वातावरण में रहते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका कोई निजी यहाँ इस जगह से कोई जुड़ाव नहीं है। दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मकान सबका है, घर किसी का नहीं है। घर किसी का, सबका अलग अलग राज्यों में है। तो ऐसी जगहों पे वोट केंद्रीय नेतृत्व के नाम पड़ता है, मोदी के नाम पड़ेगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को टिकट तय करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में पकड़ रखते हैं, और अलग अलग जगहों पर ये वो नेता हैं जो पकड़ रखने वाले हैं, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि मोदी के नाम से जीत गए हैं। महाराष्ट्र में जो मैडम है, नवनीत राणा शायद नाम है, उन्होंने कह दिया है कि इस बार मोदी वोदी लहर नहीं है, मोदी के भरोसे मत रहिएगा चुनाव जीतने के लिए। उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है। खैर, तो क्या होगा, कौन जीतेगा, कितने वोट आएंगे? अब मैं तो अपने इलाके में देखूंगा तो मुझे सब हरा हरा दिखाई देगा, क्योंकि मेरे आसपास सारे के सारे वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह रहता हूं जहां के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहीं और हैं। तो आप जहां रहते होंगे वहां हो सकता है आपके आसपास बहुजन समाज पार्टी का वातावरण हो। तो ऐसे हम अगर तस्वीर देखेंगे भी, 2-4-6 किलोमीटर घूम भी आएंगे तो एक्चुअल पिक्चर पता नहीं चलती। इसके लिए चाहिए पोल, यानी सर्वे। अब सर्वे तो बहुत सारे हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, महंगी महंगी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां सर्वे कर रही हैं। और जितनी बड़ी आप कंपनी होते हैं, जितनी बड़ी आपकी दुकान होती है, बड़ी दुकान फीके पकवान, उतने ही आपके इस पावरफुल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में मैनिपुलेट होने का खतरा रहता है। आप किसी बड़े चैनल के लिए सर्वे करेंगे, और सर्वे जो करेंगे तो बड़े चैनल के, लेकिन बड़े चैनल का जो आदमी है, मालिक है, वो बेचारा कहीं और दबा हुआ है, कुछ कहीं बिका हुआ है तो कहीं दबा हुआ है तो कहीं डरा हुआ है। तो आपको सर्वे में वही दिखाना पड़ेगा। और उनका जो सर्वे करने का मेथड होता है वो भी आजकल तो ये हो गया, फ़ोन आता है, कांग्रेस को वोट दोगे तो 1 दबाओ, इसको वोट दोगे तो 2 दबाओ। और उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग गलत जगह भी फ़ोन चला जाता है, तो उनके पास जो फ़ोन बुक में फ़ोन है उनको चला जाता है। मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मेरे पास जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे रोज़ आ जाता था कि आप बीजेपी को वोट देंगे तो 2 दबाएं, 3। तो मुझे जिसको वोट देना पसंद है वो हिसाब से दबा देता था, भले मैं वोट देने नहीं जाने वाला हूँ। तो ये रहता है। लेकिन जो नया दुकानदार होता है, नया हलवाई होता है, वो एकदम शुद्ध टंच देसी घी का इस्तेमाल करेगा, कोशिश करेगा उसकी जलेबियाँ करारी सकें, उसको दुकान चलानी है। और नए और छोटी दुकान वाले को खरीदने भी कोई नहीं जाता। मतलब बड़े नेता, उन सब की बुरी नज़र नहीं रहेगी कि भैया ये मैनिपुलेट हो जाए। तो ऐसे सर्वे जो नए नए लोग कर रहे हैं और जिनका बैकग्राउंड किसी तरह का संदिग्ध नहीं है और ईमानदारी और जोश से लगे हुए हैं, उनके सर्वे शायद कुछ इंडिकेटर अच्छा दे पाएँ, खासतौर पर इस दौर में जबकि सारे सर्वे दूसरी तरीके से मैनिपुलेट होते हैं। तो एक सर्वे पर मैंने भरोसा किया। सर्वे है लोक पोल का। अब लोक पोल का जो सर्वे है वो क्या बताता है, इस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि साहब मैं जो है वो मैं टेलीप्रॉम्प्टर पे लगा के कभी नहीं पढ़ता हूं। मैं जो कुछ आपके सामने लाता हूं उसके कुछ बिंदु रिकॉर्डेड होते हैं, यहाँ कागज़ में लिख के रख लेता हूं या लैपटॉप में डाल लेता हूं और देखता जाता हूं और बोलता जाता हूं। तो अब चूँकि ये आंकड़े हैं तो मुझे देख के ज़्यादा बोलने पड़ेंगे, नज़र नीचे होगी तो अपने प्रति विनम्रता मान लीजिएगा। तो बंगाल के जो नतीजे हैं उनसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बंगाल बड़ा हैपनिंग स्टेट है और ये माना जा रहा था कि बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कमाल करने वाली है। लेकिन जो लोक पोल है वो ये कहता है कि टीएमसी को 26 से 28 सीटें बंगाल में मिल सकती हैं, बीजेपी को 11 से 13 और कांग्रेस को 2 से 4। तो बंगाल के अगर पिछले वाले चुनाव को आप देखें और इस चुनाव को देखें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार मिली थी 22 सीटें, बीजेपी को मिली थी 18 सीटें। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको लगता है कि बंगाल में इस बार ये हो गया, वो हो गया, तमाम सारा इन्फॉर्मेशन सारी हैं, तो अब सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये
पोल कह रहा है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। जो बीजेपी को 18 सीटें मिली थी वो 11 से 13 के बीच मिलने वाली हैं, यानी 6-7 सीटें बीजेपी की कम होने वाली हैं। और तृणमूल कांग्रेस की सीटें 26 से 28 हो जाएंगी, जो पहले 22 थीं। यानी बीजेपी 2-4 सीटें तृणमूल कांग्रेस को हार रही है। कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 2 सीटें थीं, उनको 2 से 4 होने की उम्मीद है। CPIM की कोई सीट बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। असम बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। जिस तरह का पूरा वातावरण वहाँ बना हुआ है, एक ध्रुवीकरण का वातावरण है, उस पूरे वातावरण के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है, ये देखना रोचक होगा। और इस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को असम में 7 से 8 लोकसभा की सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 4 से 5 मिलने वाली हैं, अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलेंगी। अगर आप असम का पुराने साल का मुकाबला करें, पुराने साल का डाटा देखें, तो असम में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थीं। इस बार 7 या 8 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी 1 या 2 सीट का नुकसान है। कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के पास पिछली बार 3 ही सीटें थीं और इसके अलावा 2 अन्य हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वगैरह हैं, और इंडिपेंडेंट इसकी 2 सीटें थीं और 2 का ही अनुमान है कि अन्य को 0 से 2 सीटों के बीच में असम में मिलेंगे। यानी बंगाल के पड़ोस का राज्य असम जो है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इसको अगर आप आगे और ले जाएं, अब महाराष्ट्र का सीन देखते हैं। महाराष्ट्र में 5 पार्टी दंगल में है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीट मिल सकती हैं तो बीजेपी को मिल सकती हैं एनडीए ब्लॉक में। बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ गए हैं कि सबको पाई छोटी छोटी मिलने वाली है, जिसमें 21 से 24 सीटों की एनडीए ब्लॉक को उम्मीद है। महाराष्ट्र में 21 से 24 सीटों की, जिसमें बीजेपी की 14 से 17 सीटें होंगी, ये लोक पोल का अनुमान है। और इंडिया ब्लॉक की 23 से 26 सीटें होंगी, जिसमें कांग्रेस की 9 से 12 सीटें होंगी। तो ये पोल बता रहा है कि बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन से पीछे रहने वाला है। महाराष्ट्र में जो सीटों का अंतर है वो करीब 2 से 4 सीटों का आने वाला है। अगर आप पिछले चुनाव में देखें महाराष्ट्र में, तो सीन कुछ फर्क था। पिछले चुनाव में लोकसभा की 40 में से महाराष्ट्र में 23 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, 23। और उस बीजेपी के पास पूरे इंडिया ब्लॉक को मिला के 23 से 26 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी के पास केवल 1 सीट थी और इसके अलावा 18 सीटें शिवसेना के पास थी। शिवसेना मतलब जो उद्धव ठाकरे वाली होती थी। अब जो है वो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक जो है उसके पास 23 से 26 सीटें आ रही हैं। कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ ज़्यादा गेन कर नहीं रही है और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें एंटी इनकम्बेंसी जो है, और ख़ास तौर पे बार बार दल बदल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इन सारे कारणों को अगर आप मिला लें तो महाराष्ट्र में वोटर सत्ताधारी गठबंधन से नाराज भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, उसको धोखा दिया गया, वो सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महाराष्ट्र के लोगों को शायद पसंद ना आए। इसके अलावा SC ST मुस्लिम जो बोतल हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ जाने वाले हैं। मराठों का गुस्सा बीजेपी के प्रति ज़बरदस्त है। आपने देखा कि लगातार मराठों ने आंदोलन किए। इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो ये भी हो सकता है कि इससे भी कम सीटें बीजेपी की आएँ। लेकिन फिलहाल इस अगर पोल पे आप जाएं तो बीजेपी महाराष्ट्र से भी कोई चमत्कार करने वाली नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी 100% सीटें ला चुकी है बहुत सारे राज्यों में, और ये इन राज्यों में जहाँ से गेन हो सकता है उसको वहाँ से तो गेन हो ही नहीं रहा है, बल्कि जहाँ से 100% सीटें लाई थी उन राज्यों में भी वो लूज कर रही है। राजस्थान को लेकर एक ज़बरदस्त भविष्यवाणी चली आ रही है, और जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया गठबंधन के जो चैनल हैं वो कह रहे हैं कि 100% जीतेगा राजस्थान, तो बीजेपी जीत जाएगी। यानी फिर से बीजेपी सारी की सारी सीटें लाने वाली है। पिछली बार भी बीजेपी सारी की सारी सीटें ले आई थी, उसमें हुआ ये था कि 1 सीट जो है उन्होंने किसी गठबंधन वाले को दी थी, वो इन्हीं का डिफेक्टर था तो वो इनके साथ आ गया, तो सारी सीटें थी। लेकिन इस बार ये समझ में आ रहा है कि 6 से 8 सीटें राजस्थान में बीजेपी लूज कर सकती है। ये लोकपाल का सर्वे है, लोक पोल का सर्वे है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे गाली मत दीजिएगा कमेंट में। ये बता रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है 17 से 19 सीटें आएंगी राजस्थान में इस बार।
और 6 से 8 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। यानी बीजेपी यहाँ भी 6 से 8 सीटें गंवा रही है। जो 400 पार वाली बात अगर दिमाग में रखें आप थोड़ी देर के लिए, तो भैया यहाँ तो 250 पूरी होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जिन राज्यों में आपकी सब जगह 100% सीटें थीं, उन राज्यों में आपकी हालत ख़राब है। अब अगर आप राजस्थान के बाद गुजरात पे आ जाएं, गुजरात में भी इस बार 3 से 5 सीटों का नुकसान, जिसमें 3 से 4 सीटें कांग्रेस की हो सकती हैं, एक अन्य की है इंडिया ब्लॉक की। 3 से 5, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है वहाँ पे, 3 से 5 सीटें गुजरात में ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी लूज़ कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गुजरात में सारी की सारी सीटें लाती रही है। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा के, और 26 की 26 इस समय कांग्रेस के पास में है, माफ़ कीजिएगा बीजेपी के पास में। इस समय जो रूपाला साहब हैं, उनका बयान, ठाकुरों की बड़ी बड़ी रैलियाँ, बहुत बड़ा आंदोलन, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो गुजरात में भी सीटें बीजेपी की कम कर रही हैं, और 3 से 5 सीटें बीजेपी की कम हो सकती हैं जो कांग्रेस के पास, कांग्रेस गठबंधन के पास जाने वाली हैं। 3 से 4 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट शायद आम आदमी पार्टी के पास में। तो ये जो सीन है, इसमें अगर आप देखें तो गुजरात में अगर बीजेपी गुजरात में भी सीटें लूज कर रही है, 3 क्या, मैं तो मानता हूँ 1-1, 2-2 भी करे, तब भी मोदी जी के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस चुनाव के आने के बाद हिलता हुआ दिख रहा है। जितने टोटके कर रहे हैं ना, वो सारे फेल हो जा रहे हैं। कर्नाटक का नतीजा इसलिए रोचक है क्योंकि कर्नाटक में अभी हाल में सरकार बदली है। पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत दी। दक्षिण का द्वार था बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास 28 में से 25 सीटें हैं इस समय कर्नाटक में, जो लोकसभा भंग हुई है। और अब ये है कि कर्नाटक में बीजेपी को केवल 11 से 13 सीटें मिलने वाली हैं, 15 से 17 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं। यानी बीजेपी हाफ होने वाली है। अगर आप देखें 25 में से अगर आपको 11 से 13 सीटें आ रही हैं, मतलब बीजेपी कर्नाटक में हाफ हो रही है। यानी कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी साउथ से सीटें गेन करना तो बड़ी बात, गंवा रही है। और आप याद कीजिए, ये जो पोल के अनुमान आ रहे हैं, ये अनुमान मैं आपको बहुत पहले अपनी तरह से बता चुका हूँ। केरल में न दाल गलनी थी, न बीजेपी की दाल गलने वाली है। 00 सीटें आने वाली हैं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 0 से 2 सीटें मिलने वाली हैं। यूएडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है, उसको 18 से 20 सीटें मिलेंगी। ये एक जो है वो साइन जो है वो कांग्रेस के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन लेफ्ट के लिए ठीक नहीं है। और कांग्रेस के पास जो 15 सीटें थी, वो 18 से 20 हो रही हैं। यानी केरल में भी कांग्रेस को गेन हो रहा है, लेफ्ट पार्टियों को नुकसान हो रहा है, अन्य पार्टियों को नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सभी 39 सीटें आ रही हैं, किसी को कोई सीट नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन मतलब डीएमके वीएमके सब मिला लीजिए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी को 0, एआईएडीएमके को 0, अन्य को 0। जबकि पिछली बार तमिलनाडु में सीपीआईएम, एडीएमके, सीपीआई, वीसीके, आईयूएमएल वगैरह को सीटें मिली हुई थीं। डीएमके को 24 और कांग्रेस को 8 मिली हुई थी, जो कि इस बार सीधे के सीधे सारी सीटें इसी एक अलायंस के पास चली जा रही हैं, बीजेपी यानी 00। ओडिशा के नतीजे रोचक हो सकते हैं, क्योंकि ओडिशा में इस बार पटनायक साहब से अलग होकर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अभी तक क्या था कि बीजेडी और बीजेपी मिलकर लड़ते थे, तो उसमें ओडिशा में एक अलग सीन बनता था। 21 में से करीब 12 सीटें बीजेडी की आती थी, बीजेपी की 8 आती थी, कांग्रेस की 1। इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उसके बावजूद बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। इसको 11 से 13 सीटें हो रही हैं, जबकि पिछली बार बीजेपी को 8 ही सीटें मिली थीं। चूँकि अब अलग हैं, इसी तरह बीजेडी को भी 7 से 9 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की 1 सीट थी, 1 ही रहेगी, एक आध बढ़ सकती है। अब ये हो सकता है कि इन दोनों के लड़ने के बाद, चूँकि इनका गठबंधन नहीं है, या तो हर सीट पे एक बीजेडी का कैंडिडेट भी होगा और बीजेपी का भी होगा, तो हो सकता है कि बिल्ली का भाग का छीका टूटे और कांग्रेस को एक और सीट मिल जाए। मध्य
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा की कमलनाथ वाली। बाकी पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। बीजेपी का भगवा लहरा रहा था। और अभी हाल में मध्य प्रदेश का राज्य का चुनाव भी बीजेपी ने जीता है, लेकिन कुछ लोगों को मामा के साथ जो हुआ है उसको लेकर नाराज़गी है और बहुत दूसरे फैक्टर हैं। फिर भी बीजेपी गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और जब भारतीय जनता पार्टी से बुरी हालत में होती है, मध्य प्रदेश उसको सहारा देता है। बीजेपी को 25 से 26 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि पहले बीजेपी के पास सारी सीटें थीं। तो इसका अगर एक इंटरप्रिटेशन निकालें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, तमाम सारी बातों के बावजूद 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज़ कर रही है। और बताऊं मैं आपको, लाडली बहना योजना को भी एक बड़ा असमंजस है लेकर, क्योंकि बड़ा हाहाकार इस चुनाव के बाद मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना बनाई तो गरीबों के लिए थी, उसमें इनकम टैक्स पेयर ये वो जो महिला दिख जाए उसको सबको इन्होंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। लोगों ने खुशी खुशी पैसे ले लिए। अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना की जांच कराएगी, लेकिन जांच कराने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली ठीक नहीं होगा और राज्य सरकार का खजाना इस योजना के कारण डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो ये भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही किसी व्यक्ति से कोई कोर्ट वोट मुकदमा केस करा के और इसकी जांच करा दे, ताकि जो पैसा गया है लोगों से रिकवरी हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये खबर भी मध्य प्रदेश में लोगों के बीच में है, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ और फर्क पड़ जाए। लेकिन बहरहाल 3 से 4 सीटें निकाल रही है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से, जहां पे सारी सीटें बीजेपी की थी। बिहार का सीन जो है वो देखने वाला है, बहुत रोचक है, क्योंकि इक्वेशन बदल चुके हैं, क्योंकि गणित पूरा बदल चुका है। बिहार में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें थीं और 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास थीं। इसके साथ साथ एलजेपी के पास भी 6 सीटें थीं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक कांग्रेस की सीट छोड़ दो तो बिहार की 40 में से 39 सीटें अकेली बीजेपी के साथ थीं। पासवान वाली भी, नीतीश वाली भी और बीजेपी वाली भी। लेकिन इस बार का जो सर्वे है वो कह रहा है कि एनडीए को 24-25 सीटें ही मिलेंगी, और जो एक सीट पहले थी कांग्रेस के पास वो 15 से 16 सीटों में बदलने वाली है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। 15-16 सीटें निकाल लेंगे, ये सर्वे कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में कांग्रेस की 4 से 5 सीटें बता रहे हैं, तो बिहार में इस बार फेरबदल होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपकी 15 सीटें तो कम हुई गई। तो आप देख रहे होंगे हर स्टेट में सीटें कम हो रही हैं। तो 400 पार करने के लिए पहली जो सीटें थी उनसे भैया 1/3 सीटें ज़्यादा लानी पड़ेंगी ना, तभी तो आप 405 जाएंगे। यहाँ जो पैटर्न दिखाई दे रहा है इस सर्वे का वो तो उल्टा कर रहा है। यूपी को लेकर भी बड़ा रोचक डाटा है। उत्तर प्रदेश में 68 से 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ये सर्वे दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 से 10, बीएसपी को 3 से 4। इंडिया गठबंधन में 3-4 सीटें कांग्रेस की भी हैं। इसको लेकर कुछ लोगों को रिजर्वेशन है। ये पोल है, इस पोल के नतीजे हैं, लेकिन एक इससे मुख्तलिफ राय भी है, और वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भारी उलटफेर हो सकते हैं। जो पहले चरण की सीटें हैं उसमें 8 में से कोई 6 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं। देश में पिछली बार 80 में से बीजेपी के पास 62 सीटें थीं। एडीएस के पास 2, बीएसपी के पास 10, एसपी के पास 5, कांग्रेस के पास 1। तो इस अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीटें 3 से 4 रह जा रही हैं, और ये सीधा ये जो एडवांटेज है, कांग्रेस भी गेन कर रही है, इंडिया गठबंधन भी 2-3 सीटों का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे में उत्तर प्रदेश में इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी रहने वाली है। बीजेपी 68 से 69 सीटों पे आने वाली है, जो 62 थी। यानी 5-6 सीटें एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर इस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में एनडीए की 2 से 3 आएंगी और कांग्रेस की 1 से 2 सीटें आएंगी। और कुल मिला के हिमाचल प्रदेश का जो सीन है उसको समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में सभी सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ, सुक्खू के साथ जो हुआ,
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक सेंटीमेंट बहुत सारे हैं, मोदी वेव ख़त्म हो जाना है और बहुत सारी चीज़ें, इनको मिला के जो सीन बन रहा है वो ये कहता है कि यहाँ पर भी 1 से 2 सीटों के घाटे में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रहने वाली है, जो कि कांग्रेस उसके हाथ से छीन के ले जाएगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। अब ये नतीजे बता रहे हैं कि इसमें से 4 से 3 या 4 सीटें कम हो सकती हैं और वो सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगी। यानी हरियाणा में एक नुकसान हो रहा है। ऐसी जगह है हरियाणा जहाँ 100% सीटें थी, यानी 3-4 सीटों का नुकसान वहाँ भी हो रहा है। और अगर इस कैलकुलेशन पे आगे बढ़ें, तेलंगाना में जाएं, तो तेलंगाना में कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 1, बीजेपी को 2 से 3 और एक ओवैसी साहब को मिल रही है। अगर आप तेलंगाना के पुराने नतीजों में जाएं तो टीआरएस के पास 9 सीटें थीं, बीजेपी के पास 4 सीटें थीं, कांग्रेस के पास 3 सीटें थीं और एक ओवैसी वाली रहने वाली है। बीजेपी की सीटें 9 से घट के 2-3 ही हो जाएंगी, 2 या 3 आएंगी। कांग्रेस पार्टी के पास 13 से 15 सीटें आ रही हैं तेलंगाना में, जो पिछली बार सिर्फ 3 सीटें थीं, यानी 10-12 सीटों का गेन सीधे सीधे कांग्रेस को होने वाला है। बीजेपी 4 सीटों पे सिमटने वाली है, 4 सीटों पे थी, अब 2 या 3 पे आ जाएगी, मतलब उसकी 2 सीटें तेलंगाना में भी कम हो रही हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा चुनाव एक तरह से समस्या खड़ी करने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कुछ बहुत गेन करने की हालत में नहीं है। तो ये मोटा मोटा सर्वे है जो भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से अगर आप देखो आज अगर आप किससे पूछेंगे भाई क्या सीन है इलेक्शन का, तो वो आपको जो उत्तर देगा वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप उससे पूछेंगे भाई क्या सीन है, कहेगा 400 आ रही है बस, 400 प्लस रहेगी अगर वक्त टाइप का है तो। दूसरा है तो वो कुछ और सीटें बताएगा, लेकिन सीटें बीजेपी की ही बताएगा, कोई किसी और पार्टी की सीटें नहीं बताएगा। तो जो 400 सीटों का आंकड़ा होने की बात थी, मैंने आपको ये बताया था कि ज़्यादातर राज्यों में इनकी 100 में से 100 सीटें हैं, बढ़ेंगी कहाँ से। तो इस पूरे कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ रही हैं, बाकी जगहों पे वो लूज़ कर रही है। साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही है। नॉर्थ ईस्ट में असम में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति उस तरह से देखा जाए, जितना कत्लेआम मचाया, गदर मचाया कहें जिसको, उसके बावजूद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उतना गेन नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखें जहाँ नज़र दौड़ाएं भारत में, भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो ऐसी है कि वो तनाव से घिरी हुई है और हर तरफ उसको हर मोर्चे पर मुकाबला करना है। इस बीच में मोदी जी नए नए फार्मूला लाते हैं, सूर्य किरण ये वो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हो रहा है। देखिए सूर्य किरण की आप बात करेंगे, जो आदमी पहले से ही मंदिर को लेकर अभिभूत है वो है। उधर खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, जो इंटरनल उनका फीडबैक है, जो जानकारियाँ ले रहे हैं, उनको भी इन फैसलों का अंदाज़ा है। तो समझदारी इसमें होती है कि जो आपका मजबूती है जिस मैदान में, आप उधर फोकस करो। मान लीजिए आपकी दुकान है, अब आपकी दुकान पे मान लीजिए अगर चॉकलेट ज़्यादा बिक रही है तो ज़बरदस्ती आप दूध की सेल बढ़ाने पे दिमाग मत लगाओ। अगर चॉकलेट बिक रही है, चॉकलेट और ला के रख लो। आपको वहाँ फोकस करना है जहाँ पे आपको कामयाबी मिल रही है। चैनल में भी जैसे हम प्लानिंग करते थे, हमको पता है कि भाई इस चीज़ पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं या 12 बजे वाला स्लॉट ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हम 12 बजे वाले स्लॉट को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देंगे, ना कि 9 बजे वाले स्लॉट पे ध्यान देंगे। तो इसी तरह से जब आप ये देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है, इसका एहसास हो गया है। इसलिए एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने मतदाता को रिटेन करने पे लगा दिया है कि कुछ भी हो, मेरा वोटर जितना मैं रोक सकूं रोक लूं, जो मेरा वोटर है, जो भक्त है, उसको रोक लूं। इसीलिए मैंने परसों बनाया था वीडियो कि किस तरह से मोदी जी वो सारी चीज़ें जो कोई भी व्यक्ति नहीं मान सकता, एक खास कैटेगरी के लोगों के अलावा जो मोदी जी के डेडिकेटेड वोटर हैं, जैसे राहुल गांधी का शक्ति वाला डायलॉग कोई नहीं मानेगा
कि ये शक्ति के पीछे पड़े हुए हैं वगैरह वगैरह, नहीं। तो इसी तरह का जो पूरा जो मैंने परसों वीडियो बनाया था उसमें सारे वीडियो मोदी जी के आपको सुनवा दिए थे, धार्मिक वाले जो डायलॉग वो बोल रहे हैं। और वो सब इसलिए बोल रहे हैं कि उनको लगता है जो हो रहा है, अपना वोटर रोक लो भारतीय जनता पार्टी का, नया वोट तो नहीं मिल रहा है, ये जो सीटें कम हो रही हैं ये वो वोटर जा रहा है जो पिछली बार जुनून में था, जोश में था, देशभक्ति के उसमें, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था। हरकतें बहुत हो रही हैं। गार्जियन में खबर छपती है, घर में घुस के मार रहे हैं मोदी जी। उसके बाद में उस खबर पे भारत सरकार धीरे से खंडन कर देती है। उसी सरकार के मंत्री कहते हैं देखा 56 इंची हमने घर में घुस के मारा। बाइडन से बयान दिलाया जाता है कि ये आपस का मामला है। जो बाइडन इतने दिनों तक कनाडा के और अपने मामले पे जांच किए पड़े हैं और कह रहे हैं कि भारत ने साजिश कैसे की, पन्नू को मारने की साजिश का आरोप था, मारा नहीं गया था। वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान और भारत का मसला आपस में निपटाओ। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ ये दिखाया जा सके कि देखा मोदी जी को कितना समर्थन मिला हुआ है। ये सब हो रहा है, लेकिन आखिर में भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति, पूरा इलेक्शन इस बात पर आकर टिक गया है कि वो उसका अपना जो वोटर है उस वोटर को बचा कर रखे, उसका नुकसान कम से कम हो। भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड वोटर उसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट था उससे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद खत्म हो चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग में इसको लड़ाना उसको लड़ाया, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से गुर्जरों को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया। गुर्जर जो हैं और क्षत्रियों के बीच में जो विवाद है वो ये है कि मिहिर भोज करके एक सम्राट हुए, गुर्जरों को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो गुर्जरों के सम्राट थे, गुर्जर थे। क्षत्रियों को इस पे आपत्ति है, वो कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे। अब जब क्षत्रिय हड़ताल कर रहे हैं इस समय और विरोध कर रहे हैं अपमानजनक बयान का रूपाला के, तो जानबूझ के इस मसले को उछाला जा रहा था कि गुर्जरों को कंसोलिडेट कर लें। अगर गुर्जर वोट कंसोलिडेट हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं, तो क्षत्रियों से जो नुकसान हुआ है उसको संभाल लेंगे। उसके बाद जब ईस्टर्न यूपी का नंबर आएगा, जहाँ पे ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, योगी जी का इलाका है, पूरा ये जो गोरखपुर है, आजमगढ़ है, वो सब पूरा जो इलाका है, जब वहाँ का नंबर आएगा तो किसी तरह से ठाकुरों को सेट कर लेंगे, उसके बाद गुर्जरों को छाती पीटने देंगे, क्योंकि ये वाला मतलब निकल जाएगा। इसी तरह से राजस्थान में भी जाटों और राजपूतों के बीच का एक तनाव बढ़ाया जा रहा है, और उस तनाव में कोशिश ये है कि राजपूत उधर विरोध करते रहें और इधर हम उनको कंसोलिडेट कर लें। और गुजरात में भी पटेल बनाम राजपूत बना के पटेल वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही। ये सब चुनाव में सब लोग कोशिश करते हैं, तो बीजेपी भी कर रही है। और बीजेपी का स्टाइल ये है कि एक वर्ग को चुन लो, उसके बाद यूनाइट कर लो, जैसे उत्तर प्रदेश में कि साहब सारी मलाई यादव खा रहे हैं कह के सबको यादव के खिलाफ कर दिया। हरियाणा में सबको जाटों के खिलाफ करके अन्य जातियों को यूनाइट करके इलेक्शन निकाल लेगा। तो उनका स्टाइल है। तो जो भी है वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब प्राइम फोकस भारतीय जनता पार्टी का अपने वोटर को रिटेन करने का है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको पोल बताया, इसके कैलकुलेशन पे आप जाएंगे लोग पोल के, और थोड़ा असेसमेंट करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे,